हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एथेनॉल बनाया कैसे जाता है, किण्वन प्रोसेस क्या था, ये सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और साथ में ही देखा था कि एथेनॉल के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आपके एथेनॉल के रासायनिक गुण से रिलेटिव, क्योंकि पिछले वीडियो में इसे पढ़ाया नहीं जा सका था। क्यों? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया था। तो आज हम इसको कवर करेंगे और साथ में ही एथेनॉल का क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही पॉइंट क्या है रासायनिक गुण में? सोडियम के साथ अभिक्रिया। और सोडियम के साथ किसकी अभिक्रिया? एथेनॉल की। एथेनॉल का मतलब क्या? CH3CH2OH, आप इसे C2H5OH भी लिख सकते हैं। अब इसकी क्रिया हमें किससे करवानी थी? सोडियम धातु के साथ। और इस क्रिया में बनता क्या है तो ध्यान दीजिएगा। ये सोडियम क्या करती है कि इस OH में से H को विस्थापित कर देती है। H का विस्थापन कैसे अभिक्रिया हो गई? प्रतिस्थापन। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। तो जब सोडियम H को विस्थापित करता है तो बनता क्या है? CH3CH2ONA और प्लस आपकी बन जाती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो हमने रिएक्शन लिख लिया है कि एथेनॉल की क्रिया जब हम सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। इसमें 2 कार्बन है इसीलिए इसे एथॉक्साइड कहा जाता है। दरअसल एल्कोक्साइड का सूत्र होता है ये, सोडियम एल्कोक्साइड। तो और यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? सोडियम एथॉक्साइड। 2 कार्बन के लिए एथॉक्साइड लिखा जाता है यहाँ। अब देखिए इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ से सोडियम ने हटाया 1 हाइड्रोजन, लेकिन अपन ने जो गैस बनाई है H2, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ से भी हमें 2 हाइड्रोजनों को विस्थापित करना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए इसके आगे क्या लगा देते हैं? 2, कि मतलब ये 2 बार रहेगा तो 1 से 1 हाइड्रोजन निकला तो 2 से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो वहां हो गया H2। अब देखिएगा जब हमने इसे 2 बार किया है तो ये भी कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई। सोडियम देखिए यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ भी हम अपन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या बने हैं। तो देखिए इसका नाम क्या है? एथेनॉल है और इसका नाम सोडियम धातु है। ये जो बना है सोडियम एथॉक्साइड है और ये क्या है? आपकी हाइड्रोजन गैस है। अब देखते हैं अगली हेडिंग, वो क्या है हमारी? निर्जलीकरण अभिक्रिया। मतलब एल्कोहल से जल का बाहर निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण का मतलब किसी पदार्थ से जल का बाहर निकलना। और यहाँ पर हम रासायनिक गुण किसका पढ़ रहे हैं? एथेनॉल का। तो एथेनॉल से जब जल का अणु बाहर होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एथेनॉल का निर्जलीकरण। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी अभिक्रिया का रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आप तो इसे पहचान रहे होंगे, ये वही एथेनॉल है जिसे हम C2H5OH के रूप में लिखते हैं। अब इसमें होता क्या है? एक प्रबल निर्जलीकारक जिसे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं उसकी बात कही जा रही है। तो यहाँ हो गया H2SO4। जब H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म किया जाता है तो इससे जल का अणु क्या होता है? बाहर हो जाता है। और बाहर होने पर इसे किस में बदल देता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जल का अणु बाहर हो जाता है। तो ये क्या है? आपका एथिलीन गैस है। और ये कैसा कंपाउंड है? तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब आप समझ गए होंगे बात को कि जब हम एथेनॉल का निर्जलीकरण करते हैं तो इस क्रिया में आपकी एथिलीन गैस बनती है और जो एक प्रकार की क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये हो गया आपका एथेनॉल। और ये तो आपका हो गया निर्जलीकारक सांद्र H2SO4। ये जो बना है इसका नाम होता है एथीन गैस
इसे हम एथिलीन भी कहते हैं। ये फल पकाने के काम में आती हैं। और H2O का मतलब जल होता है, ये तो बात आप जानते ही हैं। तो ये हो गया क्या, हम एथेनॉल का रासायनिक गुण। और दो ही थे आप में बुक में एनसीईआरटी में, तो हमने दो ही को कवर किया है। नहीं तो इसके बाद भी आपका स्टरीकरण होता है, बहुत से होते हैं, हेलोफार्म अभिक्रियाएं होती हैं। तो चलिए अब उसे छोड़ देते हैं। एग्जाम में आपसे यही दो पूछे जाते हैं कि आप इथेनॉल के दो रासायनिक गुण लिखिए, उपयोग लिखिए और बनाने की विधि लिखिए। तो हमने रासायनिक गुण देख लिया है, बनाने की विधि और भौतिक गुण पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब यहाँ पर देखते हैं उपयोग। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो भाई देखिए यहाँ लिखा गया पहला ही स्प्रीट बनाने में। तो स्प्रीट भी कई प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कि जो पदार्थ होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, उन पर स्प्रे कर कर उनकी स्किन को साफ करने में, साफ सफाई में भी प्रयोग किया जाता है इसका, स्प्रीट का। दूसरी बात क्या होती है, घाव को साफ करने में, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो एथेनॉल से बनाई गई स्प्रीट जो होती हैं उनसे घाव के स्थान को साफ कर दिया जाता है, जिससे रोगाणु या कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो स्प्रीट का उपयोग तो ये आपने जाना। स्प्रीट का एक और उपयोग होता है लैंप में। लैंप जानते हैं ना, प्रयोगशाला में जो लैंप का प्रयोग किया जाता है उसमें ईंधन के रूप में स्प्रीट को ही भरा जाता है। फिर बात आती है कार्बनिक विलायक के रूप में। अब कार्बनिक विलायक क्या होते हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा कि सारी चीजों को हम पानी से साफ नहीं कर सकते। जैसे तेल से लगे हुए दाग धब्बों को आप पानी से साफ करना चाहेंगे तो साफ नहीं होंगे। वो किससे साफ होते हैं, तो मिट्टी, तेल या किसी कार्बनिक विलायक के द्वारा धोएंगे तभी साफ होंगे। तो अगर कपड़े पर कोई कार्बनिक पदार्थ की गंदगी चिपक जाती है, तेल या वसा की, तो उसे साफ करने के लिए आप एथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एथेनॉल को डालते ही वो उसमें घुल जाता है और कपड़े पर से धब्बे क्या होते हैं, छूट जाते हैं। अब बात आती है तीसरी क्या उपयोग में, औषधि निर्माण में। तो औषधि निर्माण में क्या होता है, तो ये जान लीजिएगा। आपने देखा होगा होम्योपैथी जो दवा होती है उसमें से एल्कोहलिक गंध आती है। तो बहुत सी ऐसी दवाएं हैं, जैसे खांसी के सिरप हो गए और भी ताकत के सिरप हो गए, उसमें कार्बनिक औषधियों को घोलने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में, विलायक के रूप में। फिर बात कर लेते हैं अगला पेंट के निर्माण में। तो जो ये पेंटिंग वेंटिंग का काम होता है, इसके पेंट बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का। वही बात होती है, पेंट बनाने में जिन कार्बनिक पदार्थों को घोलना होता है एथेनॉल में घोला जा सकता है आराम से। फिर बात आती है मादक पेय पदार्थों के निर्माण में। ये तो आपको मैंने कई बार बताया है कि एथेनॉल का उपयोग विभिन्न प्रकार के वाइन, मतलब शराब की कैटेगरियां होती हैं कई प्रकार की, उसको बनाने में किया जाता है। कुछ की सांद्रता ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो एथेनॉल के द्वारा मादक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। मादक मतलब होता है नशीले। अब देख लेते हैं ईंधन के रूप में। अब ईंधन के रूप में क्या होता है, तो देखिए बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर पेट्रोल की खपत को थोड़ा कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को थोड़ा कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। और एथेनॉल को पेट्रोल में मिला देने से उसे हम क्या कहते हैं, तो मिला देने पर उसे कहा जाता है पावर अल्कोहल। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वाहनों में। बहुत से इसके उपयोग हैं एथेनॉल के, लेकिन आप 2-4 उपयोग जानते रहिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के काम आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगली टॉपिक है हमारी एथेनोइक अम्ल, और इसके देखेंगे हम रासायनिक गुण और उपयोग। तो अगला जो हमारा कंपाउंड है वो है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक जिसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, और जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। और ये भी आपको बताया गया था कि ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। तो इसके बनाने की विधियों के विषय में हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण से बनते हैं और उपयोग से बनते हैं। मतलब कुल मिलाकर एथेनोइक अम्ल का हमें गुण पढ़ना होगा और उपयोग पढ़ना होगा। तो इसके बनाने की विधि के बारे में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। अब ये भौतिक गुण क्या होते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब हम किसी पदार्थ के बाहरी गुणों के विषय में पढ़ते हैं जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, या वो चेंज वापस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उनको हम कहते हैं भौतिक गुण। जैसे ये कैसा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। तो अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो आपको पता है ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल अम्लीय होती है। दुर्बल अम्लीय प्रकृति का ये है, ठीक है। दूसरी बात जान लीजिएगा कि इसका विलयन विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। क्यों सुचालक होगा, क्योंकि ये जब भी अगर पानी में घोला जाएगा या जल में घोला जाएगा तो वहां पर इसका आयनन हो जाएगा, CH3 COO पर माइनस और प्लस H पर
प्लस के रूप में इसका आयनन हो जाता है, किसका, एसिटिक अम्ल का, जिसे हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। और इसी आयन बनने के कारण इसका विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो हमें ये पता चलता है कि इसका विलयन क्या होता है, सुचालक होता है, विलयन सुचालक। अब देखते हैं तीसरी पॉइंट। तो आपको मैंने बताया होगा कि अम्ल जो होते हैं वो क्षार के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसका एक और भौतिक गुण आपने जाना, क्षार के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है ना। क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है, ठीक है, समाप्त कर देता है। ये तो हो गए एथेनोइक अम्ल के क्या, भौतिक गुण। तो अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण को। और रासायनिक गुण में हमारा पहला क्या दिया गया है, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब क्षार के साथ अभिक्रिया को देखना है हमें। तो पहले हम लेते किसे हैं, जिस पदार्थ का रासायनिक गुण हमें देखना होता है उसे। तो हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल को। तो एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, तो हो गया। साथ में हम क्षार में चाहे NaOH, KOH या CaOH का ट्वाइस कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं NaOH। जब इसकी क्रिया करवाई जाती है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका हाइड्रोजन इसके OH से मिलकर बना लेता है जल। अब देखिए बचा क्या, इतना ये बचा है और इधर सोडियम धातु बची है, तो ये जुड़कर बनाते हैं सोडियम एसीटेट। तो ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट, ये तो आपका जल है। और ये आपका क्या था, एथेनोइक अम्ल। और साथ में हमने किसे लिया था, क्षार को लिया था। और इस क्षार का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता चला क्षार के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, एसिटिक अम्ल की, तो इस क्रिया में धातु का एसीटेट बनता है। तो हमने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, तो सोडियम एसीटेट बना और जल बनता है। तो ये क्या हो गई, एसिटिक अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। दूसरा हमारा रासायनिक गुण दे रहा है एथेनॉल से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, तो एथेनोइक अम्ल की बात कर रहा है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र अपन लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है, CH3COOH होता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। अब साथ में क्या लेना है, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। आप इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH, तब भी तो एथेनॉल ही होगा। जब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया में क्या होता है कि एस्टर बनते हैं। एस्टर का सूत्र क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड COO R- होता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर करते हैं, COO और इसमें का क्या जुड़ जाता है, C2H5। तो ये बन गया क्या आपका एस्टर। और इसका नाम क्या होता है, तो देखिए ये हो गया एथिल, इसको कहते हैं एसीटेट। तो पूरा नाम क्या हो गया, एथिल एसीटेट। और ये एक प्रकार का क्या होता है, एस्टर। और साथ में बन जाता है जल। भाई इसमें का OH, इसमें का H, बन जाता है जल। इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब इस एस्टरीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराने पर एथिल एसीटेट नामक एस्टर बनता है। और एस्टर बनने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं अपना तीसरा रासायनिक गुण। तीसरा रासायनिक गुण क्या कह रहा है, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया। तो धातु कार्बोनेट की क्रिया किससे करानी है, एथेनाइक अम्ल से। तो एथेनाइक अम्ल का सूत्र क्या होता है भाई, CH3COOH+। अब इसमें हम ले लेते हैं पहले क्या, धातु कार्बोनेट। और धातु कार्बोनेट में अपन का क्या हो जाएगा, Na2CO3। ये हो गया प्लस आपका। अब इसकी क्रिया इसके साथ कराने पर बनता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था चैप्टर 2 में जिसमें हमने अम्ल क्षार लवण को पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो अब देखिए लवण बनाने के लिए इसका ये अम्ल है ना,
CH3COO जुड़ जाता है किससे, सोडियम से, और बनाता क्या है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट नामक एक लवण बनाता है। साथ में बनता है जल, और साथ में ही कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपने देखा सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है, जिसकी क्रिया हमने एसिटिक अम्ल या एथेनाइक अम्ल से कराई, तो हमारा बना सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ले लेते हैं किसी बाइकार्बोनेट को, तो एक बार और अभिक्रिया देख लेते हैं। ये हो गया आपका एथेनॉइक अम्ल, प्लस यहां पर हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब इसकी क्रिया करवाते हैं तो वही बात, सोडियम यहां से इतने में जुड़ जाएगा, बना लेगा CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट, प्लस जल बनता है इस क्रिया में, और प्लस क्या निकलती है, CO2 गैस। तो जैसा कि आपने यहाँ पर रासायनिक गुण में अभी देखा कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से जब हम क्रिया करवाते हैं तो सोडियम का वसीय लवण बनता है जिसका नाम सोडियम एसीटेट है, साथ में जल बनता है, और साथ में ही कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये दोनों अभिक्रियाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये जो नीचे वाली है ये थोड़ी कम पूछी जाती है, लेकिन आपका काम क्या है, तीनों अभिक्रियाओं को पढ़ लीजिएगा। रासायनिक गुण पूछता है 2 रासायनिक गुण लिखिएगा, तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। जब ये कहे कि 2 रासायनिक गुण लिखिए तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी कर दे कि नहीं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएं या इथेनॉल के साथ, तो आपको इन्हीं को लिखना पड़ेगा, तब आप क्षार के साथ अभिक्रिया को नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्या उपयोग, किसके, एथेनोइक अम्ल के। तो देखिए उपयोग में तो मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रकृति थोड़ी दुर्बल होती है, ये विद्युत का सुचालक होता है, कब, जब इसे हम किसमें घोल देते हैं, जल में। तो इसके उपयोग को देख लेते हैं, एथेनोइक अम्ल के उपयोग। अब उपयोग में पहला जो हमारा आता है कि विलयन को चालक के रूप में प्रयोग करने में आता है, मतलब ये धारा का संचालन कर सकता है। एक तो यही हो जाएगा, लेकिन थोड़े बढ़िया बढ़िया उपयोग जान लेते हैं इसके। पहला इसका उपयोग क्या होता है, अचार, अचार होता है ना आम का या किसी भी चीज का है, तो अचार के परिरक्षण में मतलब क्या होता है, परिरक्षण का मतलब होता है खराब होने से बचाना, ठीक है। तो अचार में डाल देने से अचार खराब होने से बच जाता है। दूसरी बात, पेट की जो अम्लता होती है ना, गैस वगैरह बनती है, तो कब्ज को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में। अब 2 उपयोग हो गए, तीसरा जान लेते हैं। सास होती है ना चटनी, उसको बनाने में, सास के निर्माण में या सॉस के निर्माण में। फिर आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थों को घोलने में भी किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं विलायक, ठीक है। जो दूसरे पदार्थों को अपने में घोल ले उसे हम विलायक कहते हैं। तो ये आपका विलायक के रूप में भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। फिर 5वीं पॉइंट जान लीजिएगा, औषधि निर्माण में, इससे औषधि का भी निर्माण किया जाता है, औषधि निर्माण में। तो ये इसके उपयोग हो गए। आप समझ चुके होंगे कि एथेनॉइक अम्ल हमारे लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि 4 से 7 नंबर तक के बनते हैं। तो वो पूछा जाता है एथेनॉल को बनाया कैसे जाता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए, उपयोग लिखिए। और या तो फिर एथेनोइक अम्ल से क्वेश्चन करेगा तो पूछेगा कि एथेनोइक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणों को लिखिए। दरअसल अगर कह दे एथेनोइक अम्ल के गुण लिखिए तो आपको भौतिक और रासायनिक गुण दोनों लिखने पड़ते हैं। और उपयोग तो आप जानते ही हैं कि एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक।